दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम अगली वीडियो की कड़ी में आज 1919 का भारत शासन अधिनियम अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों एमपीपीएससी के सिलेबस में सीधे रूप से लिखा हुआ है 1909 एवं 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों यह अधिनियम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों पेन और नोटपैड लेकर आप तैयार हो जाइए। मैं अंकित विदुआ टारगेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए 1919 का अधिनियम आप लोगों के लिए तैयार किया है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और संबंधियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं जो ताकि उनको लाभ का अर्जन हो सके। दोस्तों प्रारंभ करते हैं। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी सुधार भी कहा जाता है। दोस्तों मॉन्टेग्यू इस समय भारत राज्य सचिव हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 1858 के अधिनियम में एक नए पद का सृजन किया गया था और चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय हैं। दोस्तों 1916 का जो जन आंदोलन हुआ उसने भारत के संवैधानिक विकास क्रम के लिए एक आधारशिला रखी। आइए अब हम इसमें प्रवेश करते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया द्वैध शासन से संबंधित। अब हम चर्चा करते हैं द्वैध शासन। दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई 1919 के अधिनियम द्वारा। अब द्वैध शासन से संबंधित हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ 1919 के अधिनियम में हुआ और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई, तो वह 1900 अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुई 1919 में और समाप्त होगी 1935 में। जैसे ही प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होगी और केंद्र में द्वैध शासन लग जाएगा, तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई, तो आपका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा हुई, तो आपका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। अब एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति को बदल सकता है कि प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा दी गई। स्वायत्तता देने का अर्थ ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, तो उसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। इससे दोस्तोन आपके पीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब द्वैध शासन प्रणाली जो भारत में थी उसके जन्मदाता कौन थे, तो सर लियोनिस कार्टिस। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो उसके नाम का आंसर लियोन कार्टिस। अब इसमें हमने आपको प्रश्न का प्रकृति जो बताई है कि प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा दी गई, तो वो है 1935, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया। हमने 1909 का अधिनियम जब आपको, अब दोस्तों कई दोस्तों को दिक्कत हो रही होगी कि प्रांतों में द्वैध शासन से क्या आशय है। तो द्वैध शासन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। द्वैध शासन एक जगह प्रांत में लगेगा और एक जगह आपका केंद्र में लगेगा। दोस्तों प्रांतों में केंद्र में जो द्वैध शासन लगेगा दोस्तों उसका वो वायसराय, और जो प्रांत में लगेगा प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे दोस्तों। तो अब प्रांत के गवर्नर के विषयों को हम दो भागों में बांट देंगे दोस्तों। एक हो जाएंगे आरक्षित विषय, एक हो जाएंगे दोस्तों आरक्षित विषय प्रांतों में, और दूसरे हो जाएंगे दोस्तों हस्तांतरित विषय। अब
आरक्षित विषय में दोस्तों कौन से आएंगे? आरक्षित विषय में आ से आ समझ लें आपके। आरक्षित विषयों में प्रांतों को जिनसे आय प्राप्त होगी अर्थात प्रांतों के आय वाले साधन आरक्षित विषय में रखे जाएंगे, और जिनमें केवल व्यय होगा उनमें केवल हस्तांतरण। आप समझ सकते हैं हस्तांतरण का अर्थ ही वह होता है। द्वैध शासन की स्लाइड को दोस्तों हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्वैध शासन एक समय केंद्र में भी लग रहा है और प्रांतों में भी लग रहा है। दोस्तों केंद्र का प्रमुख कौन है? वायसराय, और प्रांतों में गवर्नर। अब गवर्नर दोस्तों क्या होगा? गवर्नर के विषयों को भी दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक है दोस्तों आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में वह आएंगे जिसमें प्रांतों को आय वाले साधन रखे जाएंगे। और आरक्षित विषयों में अब देखिए दोस्तों, कानून बनाने का कार्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य की सहायता से करेंगे। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य होंगे उनकी सहायता से यह कानून बनेगा। अब दोस्तों हस्तांतरित विषय क्या होगा? इसमें केवल वे विषय आएंगे जिसमें केवल व्यय संबंधी विषय होंगे। दोस्तों व्यय, इसमें केवल आपके व्यय संबंधी विषय आएंगे। और व्यय संबंधी विषयों से आप ही जान लें कि हस्तांतरित विषयों के में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो प्रांतीय विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वह दोस्तों करेंगे। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, पूर्व की वीडियो में हमने बताया है कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन थे और कहाँ कहाँ केंद्र के अधीन जो गवर्नर किन किन प्रांतों में काम कर रहे थे। तो दोस्तों उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इस यहाँ का जो आपका डाउट है ये आपका डाउट दूर हो जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि यहाँ तक कि हमने आपको बता दिया था द्वैध शासन। अब दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली के जन्मदाता भी बता दिया गया। हमने आपको 1909 के अधिनियम में बताया था कि 1909 के अधिनियम में किसको प्रतिनिधित्व दिया गया? तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। दोस्तों 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, लेकिन 1935 और 1919 के अधिनियम में इनका विस्तार किया गया। अब विस्तार से आप क्या समझते हैं इनमें किन किन को दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब के सिखों को, हमने आपको 1909 के अधिनियम में एक सारणी बनाई थी। जब आप 1909 का अधिनियम देखें तो उसमें देखेंगे तो 1919 के अधिनियम में किसको दिया गया प्रतिनिधित्व? पंजाब के सिखों को दिया गया दोस्तों, और भारतीय ईसाइयों को। अब तीसरा दोस्तों यूरोपियन को, और दोस्तों चौथा आंग्ल भारतीयों को। तो इतना आप समझें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार यहाँ पर किया गया। पंजाब के सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियन को, आंग्ल भारतीयों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके लिए हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं इसको। हमने इसके लिए आपको बनाया है कि दोस्तों जो यहाँ पर महाराष्ट्र में आपने सुना होगा 1916 में प्रथम जन आंदोलन हुआ, उसे हम होम रूल लीग या स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जो मद्रास वाला एरिया है, जो महाराष्ट्र वाला एरिया, मद्रास वाले एरिया में आपकी एनी बेसेंट यहाँ पर होम रूल लीग को चला रही हैं। और आपका जो महाराष्ट्र वाला एरिया है यहाँ पर कर्नाटका के ऊपर जो आपका महाराष्ट्र वाला यहाँ पर जो एरिया है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी आपका क्या कर रहे हैं? इसको आपको चला रहे हैं होम रूल लीग को। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर होम रूल लीग अपना कार्य को सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को एक वैलेंटाइन्स रूल नाम का एक पत्रकार जो होता है वो इन्हें बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में अशांति का जनक कह देता है। जब दोस्तों अशांति का जनक कहता है तो बाल गंगाधर तिलक को यह बात हजम नहीं होती है और वो मानहानि का केस दर्ज करने के लिए लंदन चले जाते हैं। जब वह लंदन जाते हैं तो जो महाराष्ट्र में होम रूल स्वदेशी आंदोलन चल रहा है यह नेतृत्वविहीन हो जाता है, और नेतृत्वविहीन होने के बाद ये आंदोलन थोड़ा सा अस्तित्वविहीन की ओर अग्रसर चला जाता है। अब दोस्तों जो मद्रास में यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर एनी बेसेंट जी यहाँ पर चला रही हैं। तो एनी बेसेंट जी से और मॉन्टेग्यू के बीच एक समझौता होता है, और उस समझौते में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद में घोषणा हुई कि जो हमारा जब भी अगला अधिनियम जाएगा तो उसमें भारत के लिए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। तो दोस्तों 1916 के बाद जब हमारा अगला अधिनियम 1919 का अधिनियम आया तो उसमें उत्तरदायी शासन शब्द का जिक्र किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया है?
तो दोस्तों ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपके लिए एक एक चीज़ों को खोलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। द्वैध शासन की आप चर्चा करने लगे हैं दोस्तों। यहीं पे केंद्र एवं प्रांतों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया कि केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा और प्रांतों को भी थोड़ी स्वायत्तता दी गई कि प्रांत भी अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र यहाँ पर प्रमुख होगा, क्योंकि यहाँ पर वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी, मैंने आपको जो 2 विषय बताए हैं, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, तो उसमें क्रांत को जो है ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आपको द्विसदनात्मक सदन की अर्थात बाइकैमरल लेजिस्लेशन की भी व्यवस्था की गई। अब हम इसको समझ सकते हैं कैसे कि अभी जो अपना यहाँ पे संसद है, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति बैठते हैं, यहाँ पे राज्यसभा है और दोस्तों हमारा ये लोकसभा है। तो दोस्तों उसी समय भी द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई और वहाँ पर क्या होता था दोस्तों, यहाँ गवर्नर जनरल होता था जिसे हम जीजी लिख सकते हैं। और दोस्तों जो आज हमारी राज्यसभा है इसको उस समय राज्य परिषद कहा जाता था, राज्य परिषद। दोस्तों समझते चलिए राज्य परिषद। और दोस्तों आज जो अपना लोकसभा है इसको हम केंद्रीय विधानसभा कहते थे। तो आशा करता हूँ आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चर्चा की गई कि लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान किया गया। अब लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान तो किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं आपको लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके बाद दोस्तों जब गठन का प्रावधान हो गया तो इसमें जो गठन हो गया जब यहाँ पर पीएससी का, तो उसमें कमी जो भी कमी हुई, जो भी सुधारों की जरूरत थी, तो उसके लिए 1923 में एक कमेटी का गठन होता है दोस्तों। तो 1923 में ली आयोग बना। कौन सा आयोग बना दोस्तों, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ली आयोग। अब ली आयोग ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने जांच करना प्रारंभ की। तो उन्होंने अपने उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 1926 को, दोस्तों फिर से लिख देते हैं हम, 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुआ दोस्तों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, 1935 का जो नियम आएगा वहां पर जो सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, वो सीपीएससी अब एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में बदल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा तो 1950 में इसी का नाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारतीय संविधान के किस भाग में है यह आपको वर्णन करके बताना, इसमें यह आपको कमेंट करके बताइए कि यूपीएससी का भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। दोस्तों यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों यह पीएससी के विकास की एक प्रक्रिया थी जिसमें 1919 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद ली आयोग बनेगा। ली आयोग के बाद इसका सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। 1935 का जब अधिनियम आएगा तो इसी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग को जो आपका इसमें सीपीएससी है उसको एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम इसको दे दिया जाएगा। और 1950 के उपरांत इसका जो नाम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यूपीएससी। तो दोस्तों यह जो है उसमें आपके जो गठन मतलब इसमें जो गठन किया गया पीएससी के विकास की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चर्चा की गई कि जो अभी हम अगले 10 वर्षों बाद एक आयोग भेजेंगे कि जो भारत में ब्रिटिश शासन कर रहा है उसमें शासन में की जांच हेतु हम एक आयोग भेजेंगे दोस्तों। तो हुआ क्या, आयोग तो दोस्तों 10 साल बाद आना था। तो 1919 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 1929 होगा। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटेन में इस समय 3 पार्टी थी, लिबरल पार्टी और दोस्तों लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। दोस्तों हुआ क्या कि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको ये आभास हो गया कि 1929 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें लेबर पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। और दोस्तों जो कंजर्वेटिव पार्टी थी इसका भारत के प्रति रुख कोई अच्छा नहीं था और लेबर पार्टी का भारत के प्रति रुख अच्छा है, ज़्यादा उदार थी भारत के प्रति। क्योंकि जब भारत की आज़ादी होगी तो जो इटली भी भारत आए थे और उनकी जो घोषणा हुई थी वो भी लेबर पार्टी से संबंध रखते थे।
अब हमें ये समझना है कि जब उन्हें ये आभास हो गया कंजर्वेटिव पार्टी को 1929 में कि लेबर पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, तो उन्हें ऐसा लगा कि लेबर पार्टी कोई भारतीयों को ऐसा उपहार ना दे दे कि जिससे भारत जल्द आज़ाद हो जाए और भारत से हमारा नियंत्रण जो है ढीला पड़ जाए या भारत से हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो दोस्तों हुआ क्या कि साइमन कमीशन नाम का एक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष साइमन थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। अब साइमन कमीशन भारत जाएगा और ब्रिटिश शासन व्यवस्था की जांच करेगा। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन की साइमन कमीशन की घोषणा हो गई दोस्तों 1927 में। 3 फरवरी 1928 को ये कहाँ जाएगा, भारत आएगा। भारत कहाँ पहुंचेगा, बंबई पहुंचेगा। अब भारत आ गया दोस्तों, तो ये क्या करेगा, 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आप अब यह भी समझ गए होंगे कि 2 वर्ष पूर्व क्यों आया। 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत इसने कर दी, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की और जो रिकमेंडेशन थी उसकी कुछ अनुशंसाएं 1935 के अधिनियम में आपको दिखेंगी। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब 1919 के अधिनियम में ही नरेंद्र मंडल का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों नरेंद्र मंडल क्या था, तो देशी रियायतों के एकीकरण हेतु नरेंद्र मंडल गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि देशी रियायतों ने एक होने से मना कर दिया। इसलिए नरेंद्र मंडल का जो प्रावधान होना था उसकी कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। अब 19 देखो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा 1919 का एक्ट है यह 1921 में लागू हुआ। इसी प्रकार से अब 1935 का अधिनियम आप पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा 1937 में लागू हुआ। हमने आपको बजट से संबंधित एक तथ्य आपको बताया था कि बजट पूर्व जो उन्होंने जानकारी करने थे, वाद विवाद संबंधी उनको अधिकार मिल गए थे 1909 के अधिनियम में। और दोस्तों 1921 के अधिनियम में 1919 का जो अधिनियम था वो लागू 1921 में होगा। और यहाँ पर इसमें जो पहली बार केंद्रीय बजट को राजकीय बजट से अलग कर दिया गया दोस्तों। प्रमुख है, प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं और 1919 के अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम उन्हें एक अलग वीडियो लेक्चर में ला रहे हैं, और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सब प्रश्नों पर बारीकी से चर्चा करेंगे, और प्रमुख जो प्रश्न आने की संभावना है उन प्रश्नों को भी हम अपने टेस्ट सीरीज में संकलन उनका करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, जिससे परीक्षा में आपसे प्रश्न गलत ना हो, परीक्षा हॉल में आप असमंजस की स्थिति में ना हो। इसलिए वीडियो को बार बार देखें दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। 1919 और 1935 का अधिनियम आपके मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में प्रमुख रूप से लिखा हुआ है, और अन्य भी परीक्षाएं जो भी समकक्ष परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। जो हमारी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को मैंने इस वीडियो में परोया है। आप इस वीडियो को देखें और लाभ अर्जन करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।